ये सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। ये शहरी या नगरीय सभ्यता थी। इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने वर्ष पुरानी है? तो हमारे पुरातात्विक जो इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, वो C14 कार्बन डेटिंग विधि इसका सहारा लेकर के सिद्ध करते हैं कि ये कितने वर्ष पुरानी कोई वस्तु हमें मिली है। तो कार्बन डेटिंग विधि C14 में रेडियो एक्टिव वस्तुएं, रेडियो पदार्थ जो है वो एक निश्चित गति से छोटे छोटे कण छोड़ते हैं जिनकी गति को मापा जा सकता है। अब बात आती है कि इसकी खोज की शुरुआत कब हुई। पहला हमारा जो जनरल कनिंघम है, पुरातात्विक हमारे डायरेक्टर जनरल कहे जाते हैं भारत की, तो 1856 में मुल्तान से लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जानी थी जिसे मोटे रोडों की आवश्यकता थी। उन मोटे रोडों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जब वो खोज के लिए चले तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मोटे रोडे दिखाई दी। यहाँ पर बात आती है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई 1921 में, दयाराम साहनी ने करवाई, रावी नदी के तट पर है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, सिंधु नदी के तट पर है, R.D. बनर्जी ने करवाई, राखलदास बनर्जी पूरा नाम। इनके जो प्रयास थे उनको और ज्यादा तेज करने के लिए तत्कालीन पुरातात्विक विभाग के सर जॉन मार्शल, इन्होंने 24-25 में साइट को सुरक्षित करवा दिया। ये हड़प्पा सभ्यता वाले किस बारे नहीं जानते थे? लोहा और घोड़ा। लोहे का ज्ञान हुआ एक जारिसी टूरो। कुछ हड्डियां मिली हैं सुतकोटदा से, उन्हें घोड़े की हड्डियां कहा गया है, लेकिन आपके अध्याय में दो चीजों का विज्ञान नहीं दिखाया जाता, लोहा और घोड़ा। उसके बाद आता है लोथल, 1955 में खुदाई SR राव ने करवाई। यहां पर हमें जो व्यापारिक स्थल कहा गया है, इसको डाक यार्ड खड़े होने के प्रमाण मिले हैं, युगम समाधियां मिली हैं, धान और बाजरे के ढेर मिले। कालीबंगा 1960 में, बीबी लाल, BK थापर, यहाँ पर हमें मिले हैं जुते हुए खेत, अग्निकुंड के साक्ष्य, पकी हुई ईंटें। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार या चरण, कितने चरण थे? 3 चरण। नंबर 1 3300 से 2600, 2600 से 1900, 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व। जो विकसित चरण है वो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार बोर्ड के एग्जाम में आए हैं। ऐतिहासिक काल, जिस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हों उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व। समन, वो महिला या पुरुष जो बाहरी दुनिया से संपर्क का वायदा करते हैं और जादुई ताकत से इलाज का दावा करते हैं, उनको समन कहते हैं। हाजा पक्षी मोर को कहा गया है। मेलुआ, नाविकों का देश कहा गया है, मेसोपोटामिया से जो हमें लेख मिले। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, खेतड़ी क्षेत्र को कहा गया क्योंकि यहां से हमें तांबा मिला। छेद करने वाले जो उपकरण है वो कहाँ कहाँ मिले हैं? सनहुदड़ो, लोथल, धोलावीरा। एक तांबे का दर्पण मिला है, वो कहां पर मिला है दर्पण? हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला है, हड़प्पा नामक जगह से मिला है। नहरों के अवशेष सोरतुगई अफगानिस्तान से मिले। इसमें हड़प्पा सभ्यता में समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। समाज में वर्ग कितने थे? 4। नंबर 1 पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, श्रमिक वर्ग। 4 वर्गों में बटा हुआ समाज। अब बात आती है टेराकोटा किसे कहा जाता है? बार बार एग्जाम में आया प्रश्न। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। मोहरें कैसी मिली? ज्यादातर वर्गाकार, मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा मोहरें मिली हैं। पूर्व और किसके नाम थे? पूर्व और किसके नाम थे? हड़प्पाई मोहरों के नाम थे। मृतक संबंधी संस्कार हड़प्पा सभ्यता वाले कितने प्रकार के अपनाते थे? 3। जलाना, दबाना, खुले में फेंकना। तीनों संस्कार उस समय प्रचलन में थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी जिसमें 375 से 400 चित्राक्षर थे। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। एक शब्द आया है प्रासाद, क्या था? विशाल भवन को कहा जाता था। माप तोल की इकाइयां 16 प्रचलन में थी, जैसे 1, 2, 4, 8, 16 इत्यादि। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता से जो जुड़े हुए स्थान हैं, जब हम आजाद हुए 1947 में, तो हमें 40 स्थानों की जानकारी थी। आज
हमें भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1400 स्थानों का ज्ञान हो चुका है, जिनमें भारत में 925, पाकिस्तान में 475। बनवाली हरियाणा का शहर है, यहाँ हमें मिट्टी के हल के नमूने मिले हैं। राखी गड्ढी, आज पुरातत्वविदों द्वारा आधुनिक खोजों से हमें पता चला है कि सिंधु सभ्यता का राखी गड्ढी सबसे बड़ा स्थल था, हरियाणा में है, नारनौल तहसील में। हिसार इसका जिला है। चनहुदड़ो, शिल्प उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र। शिल्प उत्पादन का केंद्र कैसे पता चला? क्योंकि हमें वहां पर जो मनके थी, मालाएं थी, सीपियां थी, उनके कचरे के ढेर मिले। कांसे की नक्की कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। जलाशय कहां से मिला? धोलावीरा से। धोलावीरा से हमें एक चीज और मिली थी, गिरा हुआ श्राइन बोर्ड। पूजा किस किस की करते थे ये लोग? मातृदेवी, शिव तथा लिंग, पशुओं की, वृक्षों आदि की। तो क्या कह सकते हैं? मातृदेवी और प्रकृति पुजारी। शहरी सभ्यता थी, सबसे पहले भी हमने वीडियो में शुरुआत में कहा था कि शहरी सभ्यता थी। तो कैसे कह सकते हैं शहरी सभ्यता थी? इसमें व्यवस्थित गलियां थी, गलियों के साथ साथ नालियां थी। छोटी जो गली थी वो 13.5 फुट, बड़ी गली 33 फुट। इन छोटी गली और बड़ी गली के साथ साथ नालियां बनी हुई थी, ढकी हुई थी, ईंट और गारे से बनी हुई थी, पत्थरों से ऊपर ढकी हुई थी। तो अपने आप समकोण पर सड़कें काटती थी और पंपिंग के माध्यम से हवा से गलियां साफ हो जाया करती थी। मोहनजोदड़ो में 700 कुओं के भी प्रमाण मिले हैं। छोटी गली पर ही घर के दरवाजे खुलते थे। तो इसको देख करके, पानी निकासी को देख करके, गलियों की व्यवस्था को देख करके, घरों की बनावट को देख करके हम कह सकते हैं कि शहरी सभ्यता थी। अब बात आती है इसका पतन कैसे हुआ? कुछ इतिहासकार बताते हैं कि बाढ़ के आने से, तूफान के, या फिर बाहरी आक्रमण से, या कम वर्षा होने आदि से इसका पतन हो गया। राजा, किसान और नगर। 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक की जो घटनाएं हमारे इतिहास में घटी हो, देखिए नंबर 1, अभिलेख। किसी पत्थर, धातु, कठोर सतह बर्तन पर खुदे हुए को अभिलेख कहा जाता है। जनपद, ऐसा भूखंड जहां लोग बसते हों। समूह शासन, जिसमें सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में हो, इसको ओलागार की समूह शासन भी कहते हैं। मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र में सिक्के, उन पर अंकित चित्रलिपि व उनमें प्रयुक्त धातु का अध्ययन किया जाता है, उसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं। श्रेणी, व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा गया है। अग्रहार, ऐसी भूमि जिसे ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था और उस पर कोई राज्य की ओर से टैक्स नहीं लगता था। अमात्य, कार्यकारी अधिकारी को अमात्य का नाम दिया गया है। छोटे नगरों के अधिकारी को पुरपाल का नाम दिया गया है। अब बात आती है महाजनपद कितने थे? 16। सबसे बड़ा व ताकतवर महाजनपद का नाम था मगध। इनकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ये प्रश्न आता है बारंबार बोर्ड एग्जाम में कि महाजनपदों की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से। इन महाजनपदों का उदय कब हुआ, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध काल से। गण या संघ किसे कहा जाता है? जनपदों को। गण या संघ जनपदों को। मगध में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो पटना व गया का वर्तमान में जो क्षेत्र है ये मगध में शामिल थे। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगीर, राजगाह या राजगृह। बाद में आगे चलकर इसकी राजधानी पाटलिपुत्र 4वीं सदी ईसा पूर्व में उदयन के द्वारा बनाई गई। मगध वंश, मगध जो ताकतवर महाजनपद है, इसके ऊपर सबसे पहला वंश आया था हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो प्रसिद्ध शासक है वो कौन है? बिंबिसार। दूसरा वंश था शिशुनाग वंश, इसके जो प्रसिद्ध शासक है वो है शिशुनाग। नंद वंश, प्रसिद्ध शासक का नाम महापदनंद। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 321 ईस्वी पूर्व। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश 321 ईस्वी पूर्व आ चुका है। इसमें एक इंडिका पुस्तक का जिक्र आता है जिसमें मौर्य वंश का वर्णन दिया गया है। लेखक का नाम है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन थे? यूनानी राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए हुए थे। अर्थशास्त्र, लेखक का नाम है चाणक्य। इसके चाणक्य ही 3 नाम लिए जाते हैं, चाणक्य भी है, कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। इसकी भाषा संस्कृत, भाग 15 थे।
मौर्य साम्राज्य में जो ताकत के केंद्र बनाए थे ताकि सत्ता को और आसानी से चलाया जा सके। नंबर 1 था तक्षशिला, नंबर 2 उज्जैनी, नंबर 3 तोसली, नंबर 4 स्वर्णगिरी। अब बात आती कि जेम्स प्रिंसेप कौन था। ये एक अंग्रेज टकसाल अधिकारी, टकसाल कहते हैं सिक्के ढाले जाते हैं। पहली बार एक व्यक्ति ने ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि को पढ़ा। कौन था पढ़ने वाला? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा? 1837-38 में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का महत्व बताइए। बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है ये प्रश्न। नए राजाओं का उदय हो रहा था, नए नगरों का उदय हो रहा था, नए नए साम्राज्य सामने आ रहे थे, कृषि क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे थे। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अपना एक अलग ही महत्व था। सिकंदर का आक्रमण भारत में कब हुआ? 326 ईस्वी पूर्व। मनुस्मृति कब लिखी गई? 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में। अरबों की सिंध पर विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? 78 ईस्वी पूर्व में। अब बात आती है कुछ राजा उपाधियां लगाते थे। देवपुत्र की उपाधि कौन लगाते थे? कुषाण शासक। स्वर्गपुत्र की उपाधि कौन लगाते थे? चीनी शासक। अब बात आती है मौर्य वंश के जो प्रसिद्ध शासक हुए अशोक, इनके बारे में। तो इसमें 4 डेट हैं, आप ये अच्छी तरह से याद कर लें, बारंबार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। अशोक राजा घोषित किया गया 273 ईस्वी पूर्व। राजगद्दी पर बैठा 269 ईस्वी पूर्व। कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईस्वी पूर्व, मृत्यु 231 ईस्वी पूर्व। तो ये अशोक की अच्छी तरह से देख लें। राजा घोषित हुआ या राज्यारोहण, राजगद्दी पर बैठना 69, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व और मृत्यु। अब एक प्रश्न तो और रह जाता है जो महत्वपूर्ण है, कालिदास कौन था? भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से भी एक था। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक हैं वो कौन कौन सी हैं, ये भी बार बार पूछा जाता है। अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार आदि। यहाँ पर बंद होता हो जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी का जो समय है, इस दौरान जो समाज था उस बारे चर्चा करेंगे। तो पहला है सामाजिक वर्ग। व्यक्तियों के कई समूहों में से एक समूह को हम सामाजिक वर्ग का नाम देते हैं। दूसरा है सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास में हम जाति का, वर्ग का, परिवार का, समुदाय का, निकट संबंधियों का व लिंग का अध्ययन करते हैं। महाभारत की चर्चा की गई है इसमें। तो ये एक विशाल दुनिया का महाकाव्य है। लोगों की धार्मिक भावना को ताकत प्रदान करने वाला ग्रंथ है, स्थायी स्रोत है। श्लोक इसमें 1 लाख से अधिक दिए गए हैं। महाभारत में अध्याय कितने हैं? 1948। महाभारत में पर्व कितने हैं? 18। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। रोचक भाग महाभारत का कौन सा है? मद भगवत गीता का उपदेश। गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? 700। गीता का संदेश बताइए, कर्म करते चलो फल की इच्छा मत करो। महाभारत का युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र। लेखक कौन है? श्री वेद व्यास। कई बार एक बोर्ड एग्जाम में बारंबार प्रश्न आया है कि महाभारत के लेखक श्री वेद व्यास ने महाभारत की रचना किस भगवान से करवाई थी? तो उस भगवान का नाम है श्री गणेश। कुरु वंश का शासन कहाँ पर था? हस्तिनापुर में। महाभारत की अनुमानित तिथि 3100 ईस्वी पूर्व मानी गई है। आर्यभट्ट ने ग्रहों के आधार पर निर्धारित की है और इसको ज्यादातर विद्वानों ने माना है। मनुस्मृति की रचना 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। वैदिक काल, ये काल हमारा हड़प्पा सभ्यता के बाद आता है। इसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। तो इसके 2 काल हैं। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व। दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। इस काल में, किस काल में? वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था से, इस वर्ण व्यवस्था से बाहरी लोगों को मलेच्छ कहा जाता था। मलेच्छ होते थे असभ्य, बेढंगे। संस्कृत ग्रंथों में वणिक शब्द आया है, तो वणिक व्यापारी को कहा गया है।
मर्कटिकम के लेखक का नाम क्या था? शूद्रक। गोत्र परंपरा कब शुरू हुई? लगभग 1000 ईस्वी पूर्व ब्राह्मणों ने अपने नाम के पीछे गुरुओं का नाम लगाना शुरू किया। यहाँ से गोत्र परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। चांडाल कर्तव्यों का वर्णन कहाँ मिलता है? मनुस्मृति में। जुलाहे की श्रेणी का वर्णन कहाँ मिलता है? मंदसौर अभिलेख में। ये लाट में, गुजरात में। गुजरात का ही पुराना नाम क्या है? लाट। जाति, अब बात आती है, दो परिभाषाएं हैं जाति के ऊपर। जाति परिवारों का एक समूह है, यह किसने कहा? वी.ए. स्मिथ ने। फिर देख ले, दोनों परिभाषाएं बोर्ड एग्जाम में बार बार आती है। जाति परिवारों का एक समूह, किसकी परिभाषा हुई? वी.ए. स्मिथ की। दूसरा है जब किसी वर्ग में वंशानुगत कठोरता आ जाती है। विचारक विश्वास और इमारतें। सबसे पहला आता है कि इस काल में वैदिक काल की घटनाएं भी आती हैं, 1500 से 500 ईस्वी पूर्व। इसके दो भाग हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। ये इस काल के लोग कैसे थे? प्रकृति पुजारी थे। किनका? वैदिक काल के लोगों का सर्वोच्च देवता इंद्रदेव था। इसको युद्ध और वर्षा का देवता भी माना जाता था। इनकी जो प्रसिद्ध नदियों की देवी थी उसको सरस्वती नदी कहा जाता था। यही सरस्वती नदी आगे चल करके विद्या की देवी बनी। वरित्रा, प्राकृतिक दानवों को वरित्रा कहा जाता था। होत्री किसे कहते थे? वो पुजारी जिसके माध्यम से लोग भगवान को भेंट चढ़ाया करते थे उसे होत्री कहते थे। वेद संख्या में 4 हैं। ऋग्वेद में 1012 सूक्त, 10,500 मंत्र, 10 मंडल। वेदांग किसे कहते हैं? वेदों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए लिखे गए ग्रंथों को वेदांग कहा गया है। इंडियन म्यूजियम की स्थापना 1814। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं दोनों। इंडियन म्यूजियम, गवर्नमेंट म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम 1814, गवर्नमेंट म्यूजियम 1851। इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 1955 में। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। सांची की खोज कब हुई? 1818 में। किसने की? जनरल टेलर ने। भीलसा टॉप्स 1854। सांची पर एक लिखित पुस्तक है, ये कनिंघम के द्वारा लिखी गई थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए? गोसाल मस्करी की खोज 1854। हिंदू धर्म का आधार पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष। नंबर 9, बौद्ध धर्म किसने चलाया? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। मृत्यु कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व। महाभी निष्क्रमण किसे कहा गया है? जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया गया उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभी निष्क्रमण का नाम दिया गया। बारंबार आते बोर्ड एग्जाम में। धर्म चक्र परिवर्तन का नाम किसे दिया गया है? जब उन्होंने उपदेश की शुरुआत की। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा गया है। इनके चाहे जन्म की बात हो, महावीर निष्क्रमण की बात हो, धर्म चक्र परिवर्तन की बात हो, महापरिनिर्वाण की बात हो, ये सारी की सारी बातें बुद्ध पूर्णिमा के दिन घटित हुई। बौद्ध संगति संख्या में 4 हुई। नंबर 1, पहली बौद्ध संगति बौद्ध धर्म पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर? राजगृह में। किसके शासन में? अजात शत्रु के शासन काल में। दूसरा है 383 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर? वैशाली में। किसके शासन काल में? कालाशोक के शासन काल में। कालाशोक था शिशुनाग वंश का शासक। अजात शत्रु ये शुरुआती दौर के जो शासक थे उन शासकों में से। तीसरा है 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र, अशोक मौर्य वंश। चौथा है प्रथम सदी कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क। 10 नंबर देखिए, जैन धर्म महावीर स्वामी ने चलाया। जन्म इनका 540 में हुआ, 540 ईस्वी पूर्व। मृत्यु हुई 468 ईस्वी पूर्व। इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं।
पहले तीर्थकर का नाम ऋषभदेव है, उसके बाद एक 23वें पार्श्वनाथ का जिक्र आता है और उसके लगभग 250 वर्ष बाद 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हमारे सामने आए। उसके बाद कोई तीर्थकर जैन धर्म में नहीं हुआ। संलेखना विधि, जैन धर्म में संलेखना विधि, उपवास द्वारा शरीर त्यागने की विधि को संलेखना विधि कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने यही विधि अपना करके अपना शरीर का त्याग किया था। महाव्रत और अणुव्रत, महाव्रत होते हैं भिक्षुओं के लिए, अणुव्रत होते हैं गृहस्थों के लिए। ये नियम है भिक्षुओं के लिए, ये गृहस्थों के लिए। जैन संगति 2 हुई हैं, 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र और दूसरा है 513 ईस्वी वल्लभी। त्रिरत्न किन्हें कहा गया? जैन धर्म में त्रिरत्न, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म को। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं जो मूलतः जैन धर्म के आधारशिला भी हैं। अहिंसा, किसी भी जीव को मत हानि पहुंचाओ। दूसरा अमृषा, कभी झूठ ना बोलो। अस्ते, कभी चोरी ना करो। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है ज्यादा संचार, ज्यादा हद से ज्यादा इकट्ठा धन ना करो। इंद्रिय निग्रह, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखो। यात्रियों के नजरिए 10वीं से 17वीं सदी तक, इस समय दौरान बाहरी देशों के जितने यात्री हमारे यहाँ पर आए, उनके वृत्तांतों से हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो एक यात्री आए हैं अल बेरूनी, 11वीं सदी में आए, मोहम्मद गजनी के साथ आए। उन्होंने अपना एक यात्रा वृत्तांत दिया है जिसका नाम है किताबुल हिंद, किताबुल मुल्क भी कहते हैं। इसकी भाषा है अरबी। ये 80 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें हर अध्याय में अलग अलग विषय पर समाज बारे या उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस बारे जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं किताब उल हिंद में अल बेरूनी ने समाज बारे, तो राजनीति के ऊपर लिखा है कि देश उस समय छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। सभी राजा आपस में लड़ झगड़ रहे थे। राजनीतिक रूप से भारत में उस समय अस्थिरता का माहौल था। दूसरा उसने बताया कि समाज में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें बाल विवाह, मूर्ति पूजा, विधवा पुनर्विवाह का ना होना, ऐसी बुराइयां व्याप्त थी जिनसे समाज सामाजिक रूप से छिन्न भिन्न था। धार्मिक रूप में भी उस समय व्यवस्था अच्छी नहीं थी। वो आया कौन? अल बेरूनी। तब 42 धर्म प्रचलन में थे। जब इतने धर्म प्रचलन में होंगे, इतने धार्मिक रूप से लोग अलग अलग धर्मों को मानने वाले होंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर प्रतिस्पर्धा भी होगी। न्याय के रूप में पुरानी व्यवस्था लागू थी, लेकिन उदार व सहानुभूति भी कई बार उदारता व सहानुभूति भी दिखाई जाती थी। राष्ट्रीय हितों का आदर करना लोग नहीं जानते थे, इस बारे जागरूक नहीं थे, क्योंकि देश छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, सामाजिक रूप से बुराइयां व्याप्त थी, धार्मिक रूप से बटे हुए थे। तो राष्ट्रीय हितों बारे जागरूक ना होना ये स्वाभाविक था। चाहे वो कला साहित्य की स्थिति हो, वो भी अच्छी नहीं थी। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला, अफ्रीका महाद्वीप में है। ये सिंध में 1333 में पहुंचे थे और यहाँ पर 1342 तक दिल्ली में रहे, लगभग 9 वर्ष के आसपास। किसके शासनकाल में भारत में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक मुख्य काजी के पद पर रहे। तो इब्न बतूता के बारंबार प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मोरक्को से। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। कहाँ, कब से कब तक रहे, कितने वर्ष तक रहे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और किस पद पर रहे? मुख्य काजी के पद पर। इन्होंने भी अपना यात्रा वृत्तांत दिया है जिसका नाम है रिहला। उसकी भाषा क्या है? अरबी। उसने बताया है 2 शब्द नए दिए हैं डाक व्यवस्था बारे, उलूक, दावा। उलूक कहा गया है असो डाक व्यवस्था को जो घोड़ों से डाक ले जाई जाती थी। दावा कहा गया है पैदल डाक व्यवस्था का, जो पैदल लोग संचार सेवाएं दे रहे थे। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसके दरबार में जब गया तो 1000 स्तंभों के दरबार की भी चर्चा की। उसने एक मारमा कटवम
उत्तराधिकार नियम बारे भी अपने रिहला में बताया है। ये उत्तराधिकार नियम क्या था कि पुत्र के स्थान पर भांजे को भी उत्तराधिकारी माना जा सकता था। अब एक और यात्री आया है, मार्को पोलो, 1288 से 93, वीनस शहर का रहने वाला था, इटली देश का है, दक्षिण भारत की यात्रा की। इसने घोड़ों को सबसे मूल्यवान वस्तु बताया है कि कई बार समुद्री लुटेरे यात्रियों से सामान लूटते थे तो राजा भी कई छूट देते थे कि घोड़े हमें दे दें और माल आप ले जाएं। कपड़े की सुंदरता बारे जिक्र किया, ढाका की मलमल बारे कहा कि दुनिया का कोई भी राजा या रानी ऐसा नहीं था जो उस कपड़े को पहन करके इतराता ना हो। हिंदुओं को शुद्ध और शाकाहारी बताया है मार्को पोलो ने कि वो पान चबाकर ही अब संतुष्ट हो जाया करते थे और जाते वक्त वो चीन होकर के गया और अपने साथ में प्रिंटिंग की व्यवस्था लेकर के इटली देश में गए। निकोलो कोंटी 1420-21 में विजयनगर की यात्रा की भारत आया, इटली देश का रहने वाला था। अब्दुल रज्जाक ईरान देश के राजदूत के रूप में भारत आया, 1442 में आया, दक्षिण भारत की यात्रा की इसने भी। एक यात्री आया है डोमिंगो पेस, 1522 में आया, विजयनगर की यात्रा की। ये पुर्तगाली था डोमिंगो पेस। इसने विजयनगर को दुनिया का सबसे बड़ा शहर बताया और उस समय इसने लगभग 1 लाख मकानों की संख्या विजयनगर में बताई है डोमिंगो पेस ने। महून एक चीनी यात्री था, चीनी दुभाषिया था, 1406 में बंगाल की यात्रा की, बंगाल की समृद्धि बारे महून लिखता है। एक है अंग्रेज व्यापारी फिट्स, 1583 में आया, अकबर के शासनकाल में आया। एक है कैप्टन हॉकिंस, 1608 से 1611। एक है भाई थॉमस रो, 1616 में। ये दोनों यात्री जहांगीर के शासनकाल में आए हैं। थॉमस रो की पुस्तक का नाम है जर्नल। वॉयज टू ईस्ट इंडिया किसकी है? एडवर्ड टेरी। ये भी किसके शासनकाल में आया? जहांगीर के। तीनों यात्री जहांगीर के शासनकाल में आए हैं मुगल काल में, कैप्टन हॉकिंस, थॉमस रो और एडवर्ड टेरी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। एक स्टारियो डी मोगार पुस्तक, लेखक का नाम है निकोलो मनुकी। मनुकी किसके शासनकाल में आए थे? औरंगजेब के शासनकाल में। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये पुस्तक किसने लिखी? फ्रांसवा बर्नियर, जो कि पेशे से चिकित्सक था। ये 1656 में आया, 68 तक रहा। ये शुरुआत में शाहजहां के शासनकाल में आया है और औरंगजेब के शासनकाल में भी रहा। भक्ति सूफी परंपराएं 8वीं सदी से 18वीं सदी के बीच की बातें हैं। सबसे पहले भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ पर हुआ? तो दक्षिण भारत में उदय होता है। इसके प्रेरक कौन थे? शंकराचार्य थे। दक्षिण में उदय हुआ, प्रेरक हुए शंकराचार्य। तो उत्तर में कौन लेकर के आया? रामानंद। रामानंद को दक्षिण और उत्तर के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। अब बात आती है कि भक्ति आंदोलन उदय क्यों हुआ, क्या जरूरत आन पड़ी कि भक्ति आंदोलन चलाना पड़ा? तो एक तो इस्लाम का बढ़ता खतरा, महान संतों का जन्म। महान संतों में कौन कौन हुए? चाहे कबीर की बात हो, चाहे मीराबाई की बात हो। हिंदू धर्म में दोष आए हुए थे। इन सब बातों के चलते कि जो पुराना सनातन धर्म था उसमें दोष अनेकों आ गए थे। महान संतों का जन्म हुआ था, इस्लाम का बढ़ता खतरा था, जिनके चलते आंदोलन चलाना पड़ा और इसका उदय दक्षिण भारत से हुआ। भक्ति आंदोलन का संदेश क्या था? जनता के बीच में लेकर के ये प्रेरक क्या गए कि भाई एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, इससे आगे कुछ नहीं है, जात पात कोई नहीं है, सब इंसान हैं। भाईचारे पर जोर दिया गया और एक सरल भाषा पर जोर दिया गया। दक्षिण में 2 संप्रदाय आए हैं 8वीं सदी में, अलवार, नैनार। अलवार किसके थे? विष्णु के अनुयायी थे। विष्णु के अनुयायियों को अलवार कहा गया है, शिव के अनुयायियों को नैनार कहा गया है। यहाँ पर महिला संत भी थी। तो जो ये विष्णु के अनुयायी थे अलवार, इनमें महिला संतों को अंदल का नाम दिया गया है और नैनार जो शिव के उपासक थे, यहाँ पर महिला संतों को क्राइंकल का नाम दिया गया है। एक नाम आया है बासवन्ना।
बासवन्ना कौन था? बासवन्ना कर्नाटक में चालुक्य राजा का मंत्री था, ब्राह्मण था, लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक था। फिर कई बार आता बोर्ड एग्जाम में, बासवन्ना ब्राह्मण, कर्नाटक में, चालुक्य राजा का मंत्री, लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक था। इसके अनुयायी अपनी बाजू के ऊपर एक लिंग बांध करके घूमते थे, उन्हें कई बार जंगम का नाम भी दिया। एकांतिक धर्म, ये उत्तर भारत में एक धार्मिक आंदोलन था जो गीता के उपदेशों पर आधारित था। तो एकांतिक धर्म कई बार बोर्ड एग्जाम में है कि उत्तर भारत में एक धार्मिक आंदोलन जो गीता के उपदेशों पर आधारित, जो महान संत हुए जिनके बल पर भक्ति सूफी जो परंपराएं भक्ति आंदोलन दो चला। तो एक नाम है, बहुत ही महान संत है कबीर, जन्म 1398, मृत्यु 1518, लगभग 120 वर्ष जीवित रहे। गुरु का नाम रामानंद। नानक देव, जन्म 1469, तलवंडी पंजाब में कालूराम के घर हुआ। सिख धर्म के संस्थापक थे, मृत्यु इनकी 1539 में। मीराबाई 1498 में मेड़ता शासक रतन सिंह राठौर की पुत्री, कृष्ण भक्त थी मीराबाई, और शादी राणा संग्राम के बेटे भोजराज से हुई। गुरु रविदास बहुत ही महान संत हैं जो लगभग 150 वर्ष जीवित रहे, 1377 से 1528 तक। ये मीराबाई के गुरु भी थे। चैतन्य महाप्रभु, जन्म हुआ नदिया ग्राम बंगाल में 1485 में, ये भी राधा कृष्ण के भक्त। सूफीवाद, शुरुआत ईरान से। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्र। ये सूफी शब्द संतों के लिए जो इस्लाम में है उनके लिए प्रयोग हुआ। इसकी शुरुआत ईरान से। इसमें 4 सिलसिले हुए। सिलसिले कहते हैं जो अल्लाह और उसकी जो इबादत करते हैं उनके बीच की एक कड़ी जिसमें गुरु रहते हैं। तो एक पहला हुआ है चिश्ती सिलसिला, 12वीं सदी में। चलाने वाले का नाम है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। दूसरा सिलसिला है कादरी सिलसिला, ये भी 12वीं सदी में। चलाने वाले का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। तीसरा है सोहरावर्दी, 12वीं सदी। चलाने वाले का नाम है बहाउद्दीन जकारिया। चौथे का नाम है नक्शबंदी सिलसिला, 1603 में 17वीं सदी में चला। चलाने वाले का नाम है ख्वाजा बाकी बिल्ला। मकतूबात क्या थे? संतों और उनके अनुयायियों के बीच में, सूफी संतों और अनुयायियों के बीच में जो पत्रों का आदान प्रदान होता था उसे मकतूबात कहा जाता था। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। अब बात आती है गुरबाणी, गुरुओं की बाणी। आदि ग्रंथ में कुछ गुरुओं की बाणी को सम्मिलित किया गया था, उसी का नाम गुरबाणी है। नंबर 1 नानक देव, नंबर 2 बाबा फरीद, नंबर 3 रविदास जी, नंबर 4 महान संत कबीर जी। इनकी बाणी को गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ में शामिल किया गया, इसी को गुरबाणी का नाम दिया गया। सिख धर्म में 5 प्रतीक अपनाए जाते हैं। नंबर 1 केस, नंबर 2 कंघा, नंबर 3 कृपाण, नंबर 4 कड़ा और नंबर 5 कच्छा। अमीर खुसरो महान कवि, संगीतज्ञ, तोताए हिंद, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य। कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आया है कि पैरेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। एक ये भी बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है कि अबुल हसन हाजवीरी का जन्म 1033 में, इसको दातागंज बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1073 में हुई। मुकुट का नगीना हमदान मस्जिद है, झेलम नदी के किनारे है, कश्मीर में। तो अपनी यूनिट में दिया गया है कि मुकुट का नगीना नाम से कौन सी मस्जिद प्रसिद्ध थी? हमदान, कश्मीर में, झेलम नदी पर। उर्स किसको कहा गया है? विवाह को। मातृगृहिता शादी के बाद जो स्त्री पहली संतान को अपने मायके में जन्म दे उसको मातृगृहिता कहा जाता है। शरीयत मुस्लिम समाज को निर्देशित करने वाला कानून। शरीयत क्या है? मुस्लिम समाज को निर्देशित करने वाला कानून। उल्मा
इस्लाम धर्म में इस्लाम के जानकार को, ज्ञाता को उलमा कहा गया है। एक पीछे छूट गया था जंगम। लिंगायत संप्रदाय में लिंग निशान को बाजू पर बांध करके घूमते रहते थे, इनको जंगम का नाम दिया। साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। दक्षिण भारत में पहला हिंदू राज्य विजयनगर की स्थापना कब हुई? 1336 में। किसने की? हरिहर और बुक्का राय ने की। इस विजयनगर में जो संस्थापक हैं, इनसे थोड़ा आगे चलते हैं तो हम वंश आते हैं। पहला वंश हरिहर और बुक्का राय का वंश कौन सा है? संगम वंश। ये चला 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक। दूसरा है सुलु वंश 1485 से 1503। इस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए हैं नरसिम्हा। कौन से शासक हुए हैं? नरसिम्हा। तीसरा है तुलु वंश 1503 से 1542 ईस्वी। इस वंश के जो प्रसिद्ध शासक हैं कृष्ण देव राय जी। 4 नंबर है आरविदु वंश 1542 से 17वीं सदी तक। अब बात आती है इस विजयनगर की राजधानी कौन सी थी? इस विजयनगर की राजधानी विजयनगर ही थी, लेकिन बाद में आरविदु वंश वालों ने इसको बदल करके पेनुकोंडा बनाया था। यहाँ पर मंदिरों में बात आती है, देवताओं की बात आती है तो विरूपाक्ष का मंदिर। तो विरूपाक्ष कौन था? शिव देवता को कहा गया है, राजवंश का ये संरक्षक था। पंपा देवी पार्वती को कहा गया है। यहाँ का विजयनगर का प्रसिद्ध मंदिर जो शहर के बीचों बीच था, हजारा राम मंदिर। विट्ठल मंदिर सूर्य देव को समर्पित है, ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। ये पहियों पर बना के खड़ा किया गया है। इसको घुमाने पर पाबंदी लगाई गई है क्योंकि किसी को चोट ना पहुंच जाए। इस मंदिर में दिए कितने हैं? लगभग 2500 से 3000। एक आता है बारंबार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वर्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजौर में। महानवमी डिब्बा किसे कहा गया है? ऐसी जगह को जहां पर राजा अपनी सत्ता का, ताकत का, सम्मान का, सर्वोच्च होने का प्रदर्शन करते हो, उसे महानवमी डिब्बा का नाम दिया गया है। हम्पी, इसके भग्नावशेष कब सामने आए? 1800 ईस्वी में। कौन लेकर के आया? कोलिन मैकेंजी। हम्पी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कब किया गया? 1976 में। और इसको विश्व विरासत कब घोषित किया गया? यूनेस्को के द्वारा 1986 में। कर्नाटक साम्राज्य मुंह किसे कहा गया है? विजयनगर साम्राज्य को। ये बार बार आया बोर्ड एग्जाम में। अमर नायक विजयनगर के सैन्य कमांडरों को कहा गया, ये भी बोर्ड एग्जाम में है। राय या करैया किसको कहते थे? विजयनगर के शासकों को। ये भी बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। ये भी बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी, इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। एक बार फिर सुन लें, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी, इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। पहला सर्वेयर जनरल भारत का कोलिन मैकेंजी कब बना? 1815 ईस्वी में। तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? कृष्ण देव राय के दरबार में रहता था। आंध्र भोज किसको कहा गया है? कृष्ण देव राय को। इस कृष्ण देव राय ने अपनी माता की याद में एक नगर बसाया था, उसका नाम था नग्गलपुरम। कृष्ण देव राय ने माता के नाम पर जो नगर बसाया उसका क्या नाम था? नग्गलपुरम। सिंचाई व्यवस्था साम्राज्य की देखिए, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर था। हीरिया नहर निकाली गई सिंचाई के लिए, हौज खास बनाया गया था, कमलपुरम जलाशय की व्यवस्था भी की गई थी। एक प्रश्न आता है बार बार बोर्ड एग्जाम में, कुदरई चेट्टी। कुदरई चेट्टी कौन थे? घोड़े के व्यापारियों को कुदरई चेट्टी कहा गया है। गजपति राज 1435 ईस्वी उड़ीसा में था। इसका समकालीन था किसका? विजयनगर साम्राज्य का एक समकालीन राज्य था। बहमनी राज मुस्लिम राज था। इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में। मुद्रा, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा कौन सी थी? हुण। इसके हुण के स्थान पर कुछ एक ने परदोस या पैगोडा को भी माना है, लेकिन ज्यादातर ने इसकी मुद्रा हुण मानी। फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक कौन थे? स्वेल।
दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में। कब तक रही दिल्ली सल्तनत? 1526 तक। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। करते हैं किसान, जमींदार और राज। 16वीं 17वीं सदी मुगल साम्राज्य के दौरान जो अर्थव्यवस्था थी उसमें किसान कैसे थे, जमींदार कैसे थे, राज्य की हैसियत क्या थी? तो सबसे पहले बात आती है कि उस समय जो राज्य था उसकी आय या आमदनी कहाँ से होती थी? कृषि उत्पादन से। उस टाइम 85% लोग गांव में रहते थे और मुगल काल में अकबर के समय जो कर की दर थी वो 1/4 थी। तो इस बारे किसान, जमींदार और राज्य बारे, इसकी अर्थव्यवस्था बारे हमें जो जानकारी मिलती है उन रचनाओं को हम लेकर के आपका अध्ययन करवा रहे हैं। अकबरनामा 3 खंड। अकबरनामा के कितने खंड हैं? 3 खंड। अकबरनामा का लेखक कौन सा है? अबुल फजल। इसका जो तीसरा खंड है आइन ए अकबरी, कई बार ये पूछ लिया जाता आइन ए अकबरी का लेखक बताइए, अबुल फजल। तो इस आइन ए अकबरी के भाग या दफ्तर कितने हैं? कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। 5 भाग में कुछ नियम दिए गए हैं। पहले भाग में 10 नियम दिए गए हैं, दूसरे में 30 नियम दिए गए हैं, तीसरे में 16 नियम दिए गए हैं, चौथे में रसोई रनवास बारे बताया गया है और 5वें में साहित्य दर्शन बारे बताया गया है। आइन ए अकबरी का अंग्रेजी अनुवादक कौन था? हेनरी ब्लाचमैन। यहाँ जो ये इंडेक्स में दर्शाए गए जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं ये बारंबार बोर्ड एग्जाम में आए। मुंतखब उत तवारिख, ये रचना किसकी है? अब्दुल कादिर बदायूनी की। तारीख ए फरिश्ता किसकी रचना है? मोहम्मद कासिम फरिश्ता। बादशाह नामा और पादशाह नामा ये दोनों शाहजहां के काल की रचना है। बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी, पादशाह नामा मिर्जा अमीन अल काजवीनी। एक रचना है फतुहात आलमगिरी, ईसरदास नागर। खुलासात उत तवारीख, सुजन राय भंडारी। समकालीन व्यापारी, जो बैप्टिस्ट तैवरनियर। तो ये जो सारी रचनाएं दी गई हैं इनमें किसान, जमींदार, राज्य 16वीं 17वीं सदी बारे चर्चा की गई। भूमि प्रकार, कितने प्रकार की भूमि होती थी 16वीं 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य के दौरान? 4 प्रकार की बांटी गई है। नंबर 1 पोलाज, जिसमें प्रत्येक वर्ष फसल ली जाती थी। पारुती, जिसको एक बार खाली छोड़ दिया जाता था। सत्सर, जिसमें लगभग 3 या 4 वर्ष तक बुआई नहीं होती थी। बंजर को 5 वर्ष के लिए खाली छोड़ा जाता था। किसान भी 3 प्रकार के थे, खुद कास्त, पाही कास्त, मुजारियान। खुद कास्त जो गांव में रहकर ही खेती करते थे, पाही कास्त जो दूसरे गांव में ठेके पर जमीन लेते थे, मुजारियान दूसरे के यहाँ पर कृषक मजदूरी के रूप में काम करते थे। तनब, भूमि नापने का एक पैमाना। नसक, भूमि कर अनुमान लगाने की एक प्रणाली। ये बारंबार आए हैं, चाहे तनब की बात हो या नसक की बात हो, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। तनब भूमि नापने का पैमाना, नसक कर अनुमान लगाने की प्रणाली, कनकूट भूमि कर निर्धारित करने का सिद्धांत। मुकदम या मंडल, लगभग एक पेपर के एक ABCD एक भाग में अवश्य आता है। पंचायत का मुखिया क्या कहते थे? मुकदम या मंडल। अमील गुजार, राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी अकबर के समय में। परगना एक प्रशासनिक इकाई थी, जैसे हमारे जिले को कहते हैं। अकबर के समय 182 परगने थे। ये प्रश्न कई बार आया बोर्ड एग्जाम में, अकबर के समय कितने परगने थे? 182। अमीन, राजकीय नियमों का प्रांतों में पालन सुनिश्चित करने वाले अधिकारी को अमीन कहते थे। कृषि गौरव किसे कहा गया है? वृंदावन के आसपास की भूमि को कृषि गौरव कहा गया है। सेठ गोप, किसान चरवाहे, किसान चरवाहों को सेठ गोप कहा गया है। आसामी एक शब्द आया है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द? बंगाल क्षेत्र में जिस किसान के पास 10 एकड़ भूमि थी उसको आसामी का नाम दिया जाता था। अहोम राजा असम के राजाओं को कहते थे। पेशकश, मुगल साम्राज्य में एक तरह की भेंट। टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया गया? 1582 ईस्वी में।
तंबाकू का ज्ञान कब हुआ? 1604 ईस्वी में, और धीरे धीरे दक्षिण से आकर के ये उत्तर में फैलता चला गया और इतनी बुरी तरह से ये लत फैली कि जहांगीर ने इसके ऊपर बैन भी लगाना पड़ा। शाहजहां ने रहट का प्रयोग मुगल काल में शुरू हुआ। ये सारी बातें कि राज्य की आमदनी कैसे बढ़े, शेरशाह ने भूमि की पैमाइश करवाई। 32 अंगुल का गज प्रचलन में लाया था कि भूमि पैमाइश में पहले सन की जरीब होती थी, बाद में डंडियां लगी हुई होती थी जरीब के अंदर, उसके किनारों पर लोहे के छल्ले होते थे। अकबर ने भी इसी कड़ी में 41 अंगुल का गज। शासक और इतिवर्त। पहले हम जैसा कि पाठ के नाम में दिया गया है, इतिवर्त क्या है? राजाओं के दरबार, राजाओं का प्रशासन, उन बारे तथ्यात्मक सूचनाओं का अनुवर्त लगातार कालानुक्रमिक काल क्रम के अनुसार विवरण जो होता है उसको हम इतिवर्त कहते हैं। तो इतिवर्त को फिर ध्यान से देख लें, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में भी आया है। राजाओं के दरबार, उनके प्रशासनिक कार्य, बारे तथ्यात्मक सूचनाओं और काल क्रम का विवरण इतिवर्त कहलाता है। सबसे पहले आया है इसमें बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की 1526 में, 1530 तक ये शासक रहा। ये तैमूर वंश का था। मातृपक्ष से अपने आप को चंगेज खां से जोड़ने का काम करता था। मातृभाषा बाबर की तुर्की थी। बाबरनामा जो इसकी आत्मकथा है ये भी तुर्की भाषा में ही लिखी गई थी। ये स्वयं को चुगताई तुर्क कहता था और इनकी जो सरकारी भाषा थी मुगलों की वो कौन सी थी? फारसी। फिर ध्यान दें, अगर कई बार बारंबार बोर्ड एग्जाम में आया कि मुगलों की सरकारी भाषा कौन सी थी, तो उस भाषा का नाम है फारसी, और इनकी जो मातृभाषा थी वो तुर्की है। तो बाबरनामा तुर्की भाषा में, सरकारी भाषा फारसी। उसके बाद आता है अकबरनामा फारसी भाषा में। किताब खाना पांडुलिपि रचना का केंद्र। नस्तालिक अकबर की लेखन विधि। जरीन सोने की कलम। अकबर ने आगरे का किला कब बनवाया? 1560 ईस्वी। तो आगरा का किला कब बना? 1560। अकबर ने दास प्रथा को बैन कब किया? 1562 ईस्वी। इसी क्रम में उसने तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगाया गया था, कर लगाया गया था, कब हटाया? 1563 ईस्वी। जजिया कब हटाया? 1564 ईस्वी। इसी कड़ी में उसने अपनी एक नई राजधानी बनाई, फतेहपुरी सीकरी। वो कब बनाई? 1571 में, 1570-71 में। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। तुझके जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई, जहांगीर के द्वारा ही लिखी गई थी। तारीख ए हुमायूं, ये 2 है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तुझके जहांगीरी, जहांगीर तुर्की भाषा। तारीख ए हुमायूं बयाजीद, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। चित्रकला को जादुई कला बताया है किसने? अबुल फजल ने। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत किसने दिया? अबुल फजल ने। अबुल फजल की हत्या किसने की? जहांगीर के एक दोस्त या सलीम के एक दोस्त वीर सिंह बुंदेला द्वारा 1602 ईस्वी। सलीम किसका उपनाम है? जहांगीर का। खुर्रम किसका उपनाम था? शाहजहां का। बादशाह नामा की कितनी जिल्दें थी? 3। कितने दफ्तर थे? 3। कितने भाग थे? 3। तो जिल्दें भी वही बात है, दफ्तर भी वही बात है, भाग भी वही बात। न्याय की जंजीर किसने लगवाई? जहांगीर ने, जिसमें 60 घंटी लगी हुई थी। इसकी लंबाई लगभग 30 गज थी। कोई भी फरियादी उसके दरबार के बाहर जाकर के इस न्याय की जंजीर को हिलाता था, और जब अंदर आवाज जाती थी तो वो फरियादी अपने न्याय के लिए अंदर जा सकता था। न्यायप्रिय सम्राट थे कौन? जहांगीर। जजिया दोबारा लागू किया 1679 में। किसने? औरंगजेब ने। पहले 1564 में अकबर ने हटाया था, तो दोबारा किसने लागू किया है? औरंगजेब ने। कब लागू किया? 1679 में।
अब बात आती है लाल किला व जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां को स्थापत्य कला का बादशाह भी कहा जाता है। तो लाल किला और जामा मस्जिद किसने निर्माण करवाया? शाहजहां ने। स्थापत्य कला का बादशाह शाहजहां। महाजर एक दस्तावेज जिसके द्वारा अकबर ने कट्टर मुल्लाओं पर धर्म के मामले में नकेल डालने का काम किया। सिजदा, चार तस्लीम, जमी बोस, ये मुगल साम्राज्य में अभिवादन के तरीके थे। सिजदा घुटनों के बल झुक करके सलाम करना और जमी बोस भी सलाम करने का तरीका, और चार तस्लीम भी इसी कड़ी में अभिवादन के तीनों तरीके थे। हिनाबंदी, मेहंदी लगाना। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रज्जमनामा। बोर्ड में बार बार आते हैं, जितने भी हम इस बोर्ड पर हाईलाइट करवा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में बार बार आ रहे हैं प्रश्न। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहा गया है? रज्जमनामा। कंधार का किला मुगलों के हाथ से कब निकल गया था? 1622 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा थी क्या? मनसब का अर्थ है पद या स्थान। तो मनसब 10 से लेकर के 10,000 तक के होते थे। जिस मनसबदार के जात और सवार पद समान थे वो नंबर 1 का, और जिसके सवार पद जात पद से आधे थे वो नंबर 2 का, और उसके बाद नंबर 3 के मनसबदार होते थे। अकबर के समय प्रांतों की संख्या 12 थी, जहांगीर के समय प्रांतों की संख्या 17, शाहजहां के समय 22 और औरंगजेब के समय 21 थी। राज्य की संप्रभुता एक समझौता, ये किसने कहा? अबुल फजल ने। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य सर्वोच्च है उसी प्रकार आम लोगों में राजा, ये किसने कहा? हुमायूं ने। ये दोनों लाइनें आप अच्छी तरह से जो कहे हुए कथन हैं ये देख लें। बारंबार कोई भी वर्ष नहीं जाता बोर्ड एग्जाम में आए बिना। राज्य की संप्रभुता एक समझौता अबुल फजल। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य सर्वोच्च है उसी प्रकार आम लोगों में राजा, किसने कहा? हुमायूं ने। सैयद वंश के संस्थापक का नाम खिजर खान। स्थापना कब हुई? 1414 में। कब तक चला ये वंश? 1451 तक। इनके बाद एक मुबारक नाम के राजा और हुए। लोधी वंश, संस्थापक का नाम बहलोल लोधी। स्थापना कब हुई? 1451 में। किसने की? लोधी वंश की, बहलोल लोधी ने। उसके बाद सिकंदर लोधी, ये भी प्रसिद्ध शासक हुए हैं। और जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई बाबर के साथ 1526 में, तो शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी। तो ये वंश कब तक चला? लोधी वंश 1451 से 1526। बाबर का भारत पर 5वीं बार आक्रमण कब किया गया? 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध, ये भी बाबर का था 1527 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध 1528 में। चंदेरी का युद्ध 1529 ईस्वी में। तो बाबर के जो ये युद्ध है 1526 से लेकर के 29 तक के, इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि पानी पिया, खाना खाया, घाघरा पहना, चुनरी ओढ़ी। पानी पिया पानीपत का युद्ध 1526, खाना खाया खानवा का युद्ध 1527, घाघरा पहना घाघरा का युद्ध 1528, चुनरी ओढ़ी चंदेरी का युद्ध 1529। नंबर 10, उपनिवेशवाद और देहात। तो सबसे पहले, जैसा कि नाम से विदित है, उपनिवेशवाद जब अपने यहाँ पर अंग्रेजी राज्य था और जो देहात क्षेत्र था उसमें कृषि बारे उन्होंने क्या प्रबंध किए, तो सबसे पहली बात आती है कि भाई भूमि का प्रबंध। भूमि प्रबंध किसे कहा जाता है? लगान की दर को निश्चित करने की विधि को भूमि प्रबंध कहते हैं। यह हमें समझाने के लिए आपको बताया है। तो सबसे पहले जो राजस्व आता था वो भूमि से आता था, और बार बार जो उपनिवेशवाद के लोग थे वो ये प्रयोग करके देख रहे थे कि राजस्व सबसे ज्यादा कैसे आए, कब आए, कहाँ से आए। तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया बंगाल में 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। इसमें क्या था? स्थायी बंदोबस्त।
इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या था भाई, इस्तमरारी बंदोबस्त, बंगाल में 1793 में। अब कंपनी की आय निश्चित हो गई थी, स्थाई बंदोबस्त हो गया था। यौमन किसे कहते थे, छोटे किसान को। यौमन किसका नाम था, छोटे किसान का। जोतदार, धनी किसानों का वर्ग जो गांव में रहते थे। जोतदार गांव में रहते थे, जमींदार शहरों में रहते थे। दिक्कू कौन थे, साहूकारों को दिक्कू कहा जाता था। भूमि प्रबंध, लगान की दर निश्चित करने की विधि को भूमि प्रबंध कहा गया है। लगान की दर कितनी होगी, भूमि का स्वामी कौन होगा, लगान देने वाला कौन होगा। दिनाजपुर जिले का, बंगाल में है, दिनाजपुर जिले का सर्वेक्षण करने वाले का नाम है फ्रांसीसी बुकानन। कौन था फ्रांसीसी बुकानन, वेलेजली का सहायक चिकित्सक या डॉक्टर बनकर आया था। कंपनी की 5वीं रिपोर्ट कब आई, 1813 में। झूम कृषि कहां पर होती थी, पहाड़ी क्षेत्रों में। कहां पर होती थी झूम कृषि, पहाड़ी क्षेत्रों में। छोटी छोटी क्यारियों में बदलते रहते थे, 1-2 वर्ष खाली छोड़ देते थे, ये फिर अगली जगह करने लग जाते थे। ये कुदाल के माध्यम से खेती होती थी। इसको स्थानांतरी, जगह बदल बदल करके खेती करने को स्थानांतरी खेती या झूम कृषि कहा जाता था। खिराज, जो ये पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, ये जब इनके यहाँ इस झूम कृषि से उत्पादन कम होता, खाने का काम नहीं चलता, तो ये मैदानी भाग में आकर के लूट मार करते थे और मैदानों से जो टैक्स वसूलते थे उसे क्या कहते थे, खिराज। सांथाल विद्रोह, सांथाल ऐसे घुमक्कड़ लोग जिनको 1832 में अंग्रेजों ने, जो जंगल के साथ का क्षेत्र था वो उन्हें भूमि पर उपजाऊ बनाने के लिए दिया गया, तो नाम आता है दामिन ई को। सांथालों को अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई भूमि का नाम क्या था, दामिन ई को 1832 में प्रदान की गई। लेकिन 1855 आते आते 56 आते आते हालात ये कर दिए गए कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया और इन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धू एवं कान्हू। ये किसके खिलाफ था, सीधे सीधे सरकार के खिलाफ। अगला एक विद्रोह है दक्कन विद्रोह, जिसकी शुरुआत 12 मई 1875 सूपाग्राम से हुई। ये किसके खिलाफ, ये सरकार के खिलाफ नहीं था, ये साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। अब बात आती है, हमने देखा था ऊपर स्थायी बंदोबस्त, एक दूसरा है ये जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, ये 1820 में कहां पर, बंबई और मद्रास क्षेत्र में। महलवाड़ी कौन सा है भाई, महलवाड़ी। महलवाड़ी 1822 में। महल पूरे गांव को कहा गया है, ये पंजाब में या मध्य भारत में या उत्तर क्षेत्र में शामिल था। थोड़ा सा हम पीछे पढ़ाते पढ़ाते एक बात छोड़ गए थे कि सांथाल विद्रोह हमने ये बता दिया 55-56 सिद्धू कान्हू। दक्कन विद्रोह बता दिया 12 मई 1875 साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। इस विद्रोह में, दक्कन विद्रोह में जो लोग बंदी बनाए गए वो कितने थे, 951। इसके ऊपर एक कमीशन बिठाया गया जांच के लिए 1875 में। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1878 में। परिसीमन कानून 1859। अमेरिका में गृह युद्ध 1860। कपास में तेजी 1861। बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं प्रश्न जो लिखे गए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अमला, कर एकत्रित करने वाला अधिकारी। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना 1859। किसान यूनियन 1928-29। ऑल इंडिया किसान सभा कब बनी, 1936। इस किसान यूनियन किसान सभा के 1939 तक सदस्य कितने हो गए थे, 8 लाख। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई, 1857। भाड़ा पत्र क्या था, जब किसान पर साहूकार का कर्जा चढ़ जाता
और किसान को जब पशुओं की जरूरत पड़ती तो साहूकार से वो जब पशु लेने जाता तो एक भाड़ा पत्र भरना पड़ता था। उस साहूकार और किसान के बीच में एक करार। अंग्रेजी शासन का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? कृषकों पर। अंग्रेज अपने यहाँ क्यों आते थे? आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए। टेनेंसी एक्ट क्या था? अंग्रेजों द्वारा किसानों की दशा सुधार हेतु बनाया गया कानून टेनेंसी एक्ट कहलाता है। अध्याय नंबर 11 विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन। ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बैरकपुर छावनी से। कब हुई? 29 मार्च 1857, जब मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों का आदेश ना मानते हुए 2 अधिकारियों को गोली मार दी, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट हासन को। इसी कड़ी में उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। देखिए घटना है 29 मार्च की, 8 अप्रैल को फांसी भी हो चुकी थी। क्रांति के लिए, इस क्रांति के लिए निश्चित तिथि की गई थी 31 मई को। शुरुआत विधिवत मानी जाती है इसकी अब 10 मई को। कहां से? मेरठ से। मेरठ के बाद विद्रोही कहां पहुंचे? दिल्ली में। कब? 11 मई को। यहां आने के बाद क्रांतिकारियों ने अपना एक राष्ट्रीय नेता घोषित किया गया, उसका नाम था बहादुर शाह जफर सेकंड। लखनऊ में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 30 मई 1857 को। झांसी में कब हुई? 7 जून 1857 को। और 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। उन्हीं के नेतृत्व में झांसी में आंदोलन चल रहा था। सितंबर 1857 में गिरफ्तारी हो गई। किसकी गिरफ्तारी? बहादुर शाह जफर सेकंड की, क्योंकि दोबारा से दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। और बहादुर शाह जफर सेकंड की 1862 में रंगून में, आजकल यंगून कहते हैं, आजकल म्यांमार कहते हैं, पुराना उस देश का नाम बर्मा था, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। कानपुर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने। नाना साहब का एक राजनीतिक सलाहकार भी था, नाम क्या था? तात्या टोपे। लखनऊ में नेतृत्व क्रांति का किया बेगम हजरत महल ने। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। इस पर, अवध के नवाब पर शासन कुप्रबंध का आरोप लगा करके 1856 में अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो बेगम हजरत महल ने बिजारिस कादिर, जो कि उनका बेटा था, राजा घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में राजकुमार कुंवर सिंह, महाराष्ट्र में रंगाजी बापू गुप्ते मान सिंह। सहायक संधि चलाने वाले का नाम बताइए? लॉर्ड वेलेस्ली 1798। क्या थी ये सहायक संधि? जो भी कोई राजा या रियासत इसको मानती थी तो उसे अपने यहाँ पर एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ता था, उसका सारा खर्चा उस राजा को देना होता था और सारी शर्तें अंग्रेजों की माननी पड़ती थी। ये थी सहायक संधि 1798 में, लॉर्ड वेलेस्ली। अवध ने कब अपनाई थी सहायक संधि? 1801 में। और अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया 1856। हड़प की नीति, डलहौजी, इसको लैप्स की नीति भी कहते हैं। इसी नीति के तहत चाहे अवध पर कुशासन लगाने का आरोप हो, कुशासन का प्रबंध लगाने का आरोप हो कि अवध वालों को शासन नहीं चलाना आता, या झांसी की बात हो, सतारा की बात हो, नागपुर की बात हो, कई राज्य अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में इस नीति के तहत मिलाने का काम किया। आजमगढ़ की घोषणा 25 अगस्त 1857 को। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किन शासकों ने 1857 के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया? तो ग्वालियर, पटियाला, हैदराबाद। रेवाड़ी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राव तुलाराम जी ने। बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह ने। सामान्य सेवा अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में कनिंग द्वारा। इस अधिनियम के तहत
किसी भी सैनिक को समुद्र पार भेजा जा सकता था और उस समय समुद्र पार जाना अपने भारतीय धर्म के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता था। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, सती प्रथा पर बैन 1829 में। इस 1857 का जो ये विद्रोह था, इस पर कुछ इतिहासकारों ने विचार दिए हैं कि ये कैसा विद्रोह था। तो सबसे पहले राष्ट्रीय विद्रोह बताया है कि ये पूरे राष्ट्र का विद्रोह था, पूरे राष्ट्र का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने? विनायक दामोदर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है, कुछ ने इसको सैनिक विद्रोह भी बताया है कि बाकी जनता में ये नहीं था, केवल सैनिकों तक सीमित था, ऐसा कहने वाले हैं जॉन लॉरेंस और सैयद अहमद खान। कुछ एक ने इसको मुसलमान विद्रोह भी कहा है, किसने? जेम्स ओट्रम ने। लेकिन सारी बातों को देखते हुए शुरुआत इस विद्रोह की जरूर सैनिकों से हुई, लेकिन फिर ये आम जनता में फैल गया। ये हमारा प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। औपनिवेशिक शहर, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय जो नए नगर बस रहे थे, उनकी योजना वो स्थापित हो रहे थे, उस बारे हम विचार करेंगे। आधुनिक सभ्यताओं का विकास प्राय कहाँ से होता है? नगरों से। नगरिका किसे कहा गया है? नगरों के प्रशासक को। इसी कड़ी में जयपुर नगर की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह सेकंड 1728। इसको पिंक सिटी या गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। गज तथा कस्बे, विशिष्ट लोगों द्वारा बसाए गए छोटे नगरों को गज तथा कस्बे कहते हैं। जो हम बोर्ड पर हाईलाइट करके पढ़ा रहे हैं, ये बारंबार बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। गज तथा कस्बे, विशिष्ट लोगों द्वारा बसाए गए छोटे नगर। यूरोपियन का भारत आगमन व अपने ठिकाने बनाना। तो सबसे पहले कई बार आता है कि नंबर 1 पे कौन सा आया, 4 पे कौन सा आया, 3 पे कौन सा आया। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। कब आए? 1510 में। कहाँ पर आए? पणजी में अपना ठिकाना बनाया। दूसरे नंबर पर डच आए, 1605 में आए, मछलीपट्टनम में अपना ठिकाना बनाया। 3 नंबर पर अंग्रेज आए, इन्होंने मद्रास में 1639, बम्बई में 1661 और कलकत्ता 1690। इसी कड़ी में 4 नंबर पर फ्रांसीसी आए 1673 में, सबसे आखिर में आए हैं पांडिचेरी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। यहीं से बंगाल में अंग्रेजों के पैर जमने शुरू हुए। बक्सर का युद्ध 1764। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कब हुई? 1773 किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। प्रथम जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्थानीय स्वशासन 1882। स्थानीय स्वशासन होता है पंचायत है, नगर पालिका है, जिला परिषद, इसको स्थानीय लोकल बॉडीज 1882 में, ये भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। और जो प्रथम जनगणना 1881 में तो दशकीय प्रारंभ हो गई थी, लेकिन एक प्रथम प्रयास 1872 में भी किया जा चुका था। तो अगर आपसे पूछे कि जनगणना का प्रथम प्रयास कब हुआ, तो वो 1872। अगर कहें कि दशकीय जनगणना का आरंभ कब हुआ? 1881। रेलवे कब आई? 1853। कलकत्ता नगर सुधार के लिए वेलेजली के नोट्स कब आए? 1803 में। पहली स्पिनिंग व वीविंग मिल, कताई बुनाई मिल 1857 बम्बई। विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857। कौन कौन से थे? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, ये 1857 में स्थापना हुई। मद्रास हार्बर का निर्माण 1881। बम्बई के वाटसन होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई 1896 में। तो 1896 में जो फिल्म दिखाई गई, कहाँ दिखाई थी? बम्बई के वाटसन होटल में। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1872। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911। क्यों हुआ? जॉर्ज पंचम के आगमन पर, उनकी रानी मैरी क्वीन के आगमन पर।
और इसी समय क्या हुआ था, राजधानी परिवर्तन 1911 कलकत्ता से दिल्ली। और तीसरा 1911 में एक फैसला और आया था, वो था क्या था, बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसको रद्द किया गया था। राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में, राइटर्स जहां बड़ी संख्या में लिखने वाले बैठते हो। फ्रांसिस अल्मेडा पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर। बंबई कितने टापुओं से मिलकर बने हैं, 7 टापुओं से। बंबई अंग्रेजों को दहेज में कब मिला, 1661 में। किन से मिला, पुर्तगालियों से। किसको मिला, राजकुमार चार्ल्स सेकंड को। मुंबई का राज्यपाल प्रथम कौन था, पहला राज्यपाल जॉर्ज ऑक्सेंडन। मुंबई को व्यापारिक केंद्र के तौर पर विकसित करने का काम किसने किया, गेराल्ड आंगियार। नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि कब जाने लगे, 1870 के दशक। शिमला शहर को अंग्रेजों ने कब बसाया, 1815-16। बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सबसे पुरानी छावनी कौन सी है, बैरकपुर। टोटल छावनियों की संख्या कितनी है, 62। सबसे बड़ी छावनी कौन सी है, बठिंडा। कंटोनमेंट एक्ट 1924 किस लिए बनाया गया था, छावनी नियम बनाए गए थे इसमें। फिर सुन लें एक बार, पुरानी छावनी बैरकपुर, बड़ी छावनी बठिंडा, कुल संख्या छावनियों की 62, कंटोनमेंट एक्ट 1924 छावनी नियम दिए गए हैं। अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1818 में। फोर्ट, ये दोनों प्रश्न बार बार आते हैं इस लाइन के। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला मद्रास, फोर्ट विलियम कलकत्ता। ध्यान में अच्छी तरह से देख लें, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला मद्रास, फोर्ट विलियम कलकत्ता। अंग्रेजों द्वारा बसाए गए बड़े नगर, कोलकाता बसाया 1690 में। मुंबई को विकसित किया 7 टापुओं को मिलाकर 1661 में। और मद्रास की नींव रखी सर फ्रांसिस डे ने 1639 में। लॉटरी कमेटी, ये शहर विकास के लिए बनाई गई थी 1817 में। सवेज नहर का खुलना 1869 ईस्वी। पेठ किसे कहा गया है, बस्ती। पुरम किसको कहा गया, गांव को। कलकत्ता में झोपड़ियों पर बैन, घास फूस की थी, उन पर लगा दिया गया कब भाई, 1836 में। अंग्रेजों द्वारा बसाए गए 3 पर्वतीय स्थल, शिमला, नैनीताल, डलहौजी। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन का डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम डब्ल्यू। महात्मा गांधी, राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है उससे आगे। तो हमारे देश में महात्मा गांधी को वही स्थान है जिस प्रकार इटली में गैरीबाल्डी को, अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन को, वियतनाम में हो ची मिन को प्राप्त है, वहीं भारत में भी हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पूजते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपने अध्याय में महात्मा गांधी वकालत करने के बाद एक व्यापारिक कंपनी के सलाहकार बनकर के 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए, 1893 में। क्यों गए, एक व्यापारिक कंपनी के सलाहकार बन के। वहां जाकर के जब वो ट्रेन यात्रा कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, डरबन से प्रिटोरिया तक, तो उन्होंने जो रंग भेद वहां पर देखा तो उसके खिलाफ आगे चलकर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की वहां पर 1894 में। एक पुस्तक लिखी है उन्होंने, हिंद स्वराज, बार बार एग्जाम में आती, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम महात्मा गांधी। कब लिखी गई, 1909 ईस्वी में। ये वहां पर थे। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के बुलावे पर जब वापिस आते हैं, तो कब वापिस आते हैं भारत, जनवरी 1915। साबरमती आश्रम की स्थापना इसी कड़ी में 1915। 1916 में, ये एक दूसरे से घटनाएं जुड़ी हुई हैं, अगर आप लगातार याद करेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में भागीदारी और लगभग 1 घंटे का भाषण। तो प्रश्न आता है BHU की स्थापना कब हुई, 1916। चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में।
अहमदाबाद गुजरात में जो मील मजदूर हड़ताल पर थे उनका समर्थन किया 1918 में और लगभग 35% के आसपास उनकी मजदूरी बढ़वाने का काम किया। 1918 में ही खेड़ा किसान संघर्ष का समर्थन किया और किसानों का जो टैक्स था वो कुछ दिन के लिए स्थगित करवाया। 1919 में जो रोल्ट एक्ट आया था जिसमें अपील दलील वकील का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया था, उस एक्ट का जमकर विरोध किया। 13 अप्रैल 1919 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसका भी महात्मा गांधी ने डटकर विरोध किया। सरकारी आंकड़े बताते हैं उस समय के कि 379 मृत्यु हुई, 1200 के लगभग घायल हुए, लेकिन जो उस समय की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी उसकी रिपोर्ट के अनुसार 1000 मृत्यु हुई और लगभग 3000 घायल हुए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं के कहने पर ये जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी की जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, उसमें उनके जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत उन्होंने कहाँ से ग्रहण किए? पहला है अहिंसा। कहाँ से ग्रहण किया अहिंसा? जैन धर्म से। अहिंसा कहाँ से लिया? जैन धर्म से। दूसरा है सविनय अवज्ञा। ये सिद्धांत कहाँ से लिया? अमेरिकी विद्वान डेविड थोरो से। तीसरा है प्रेम भ्रातृत्व भावना, प्रेम और भाईचारे का विचार, लियो टोल्स्टॉय से। दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन कब हुआ? 24 नवंबर 1919। सीवर्स की संधि कब हुई? 10 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन नागपुर अधिवेशन में दिसंबर में पारित किया गया, ये कब चला? 1920-21। 1921 में भारत प्रिंस ऑफ वेल्स आया। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कब आया? 1921। 5 फरवरी 1922 को जो ये आंदोलन चला था असहयोग आंदोलन, इसमें घटना घटी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी नामक जगह पर। वहां क्या हुआ? पुलिस चौकी में जो असंतुष्ट भीड़ थी उसने आग लगा दी और लगभग 21 सिपाही जिंदा जल गए। तो इस पर डिसीजन लिया गया 12 फरवरी 1922 को कि आंदोलन सस्पेंड कर दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए। इस निलंबन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता आपस में नाराज हो गए और कह रहे थे गांधी जी से कि आपने आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। तो एक नया दल निकल करके आया, स्वराज दल। 1923 में कौन बनाने वाले थे? चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू। अकाली दल की स्थापना 1920। हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ कब बना? 1924। काकोरी कांड, जो हमारे ये नौजवान थे जो क्रांतिकारी घटना कर रहे थे, जो लखनऊ से हरदोई तक ट्रेन जा रही थी उसमें शस्त्र रखे हुए थे, वो काकोरी कांड इन्होंने लूटा था। तो इसका काकोरी स्टेशन पर लूटी गई ट्रेन को काकोरी कांड का नाम दिया गया। नौजवान सभा 1926। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका 8 अप्रैल 1929। कई बार प्रश्न आया है बोर्ड एग्जाम में कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में कहां पर बम फेंका गया? तो दिल्ली में। किसके द्वारा? भगत सिंह और BK बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931 राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। किस मुकदमे में फांसी हुई थी? सैंडर्स हत्याकांड मुकदमे में फांसी हुई थी। एक बार बार आता है बोर्ड एग्जाम में साइमन कमीशन, ये इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। साथ के साथ जितने भी सारे लोग गोरे थे। इसका गठन कब हुआ? 1927। भारत कब आया? 1928। अपनी रिपोर्ट कब दी? 1930। एक नेहरू रिपोर्ट का बार बार जिक्र आता है। तो नेहरू रिपोर्ट या सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ? 1928 में। और कौन सा नेहरू था यहाँ पर? मोतीलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन बहुत ही प्रसिद्ध अधिवेशन है। कांग्रेस की स्थापना से लेकर हर वर्ष वार्षिक अधिवेशन होते थे। उसी कड़ी में लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर हो रहा था। अर्धरात्रि का समय था। यहाँ पर कई प्रस्ताव पारित हुए। एक तो प्रस्ताव पारित हुआ पूर्ण स्वराज की, यहाँ पर मांग की गई पूर्ण स्वराज। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित।
दूसरा था आने वाली जो 26 जनवरी होगी, तो 31 दिसंबर अर्धरात्रि को ये हो रहा था, तो आने वाली कौन सी हुई? 26 जनवरी 1930। इस दिन हम आज़ादी दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और जो तीसरा था वो जवाहरलाल नेहरू युवा नेतृत्व को कमान सौंपी गई। तो फिर देख लें, लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929, रावी नदी के तट पर अर्धरात्रि का समय, कई प्रस्ताव पारित हुए। नंबर 1 प्रस्ताव था युवा नेतृत्व को कमान सौंपी गई, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ये प्रस्ताव पारित किए गए। इसलिए इतिहास में इसका बड़ा महत्व है लाहौर अधिवेशन का। आगे है, जैसे नाम से हमारा विदित है यूनिट, सविनय अवज्ञा। तो सविनय प्रार्थना के साथ अवज्ञा, आज्ञा की अवज्ञा करेंगे। ये आंदोलन कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? तो ये सरकार ने भारतीयों के नमक पर पाबंदी लगा दी थी, तो उस नमक कानून को भंग करने के लिए महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को चले थे। 79 लोगों के साथ चले थे। कहाँ के लिए चले थे? गुजरात में ही एक दांडी गांव है समुद्र के किनारे, वहां के लिए। कब पहुंचे वहां? 5 अप्रैल 1930 को शाम को। और सुबह सुबह नहा धोकर के प्रार्थना करके नमक बनाने का काम किया 6 अप्रैल 1930। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 6 अप्रैल 1930। गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 3, 1930, 31, 32। इनमें से केवल 1931 वाले दूसरे में महात्मा गांधी की भागीदारी हुई है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता की उस समय जो 85% का प्रतिनिधित्व करती थी, उन नेताओं की भागीदारी कांग्रेस की ना हो और कोई सम्मेलन सफल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसमें भी गांधी जी ने भागीदारी इसलिए की थी कि 5 मार्च 1931 एक समझौता हुआ था। ये समझौता क्या था? गांधी जी ने किसानों के लिए कुछ दिन के लिए टैक्स माफ करवाया था, और इरविन ने कहा था कि आप गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करेंगे। पूना पैक्ट 1932, कम्युनल अवार्ड ये भी 1932। 1937 में 1935 के अनुसार जो चुनाव हुए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार जो 1937 में चुनाव हुए, तो 11 प्रांतों में से 8 में कौन सत्ता में आई? कांग्रेस। मुस्लिम लीग 1906 ढाका, कहाँ पर बनी भाई? 1906 में ढाका में। बनाने वाले का नाम सलीम उल्लाह खान। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, अनुभव। तो विभाजन हमारे देश में जब हम उपनिवेशवाद के अधीन थे, तो एक स्वतंत्रता का दौर चला था, और उस स्वतंत्रता आंदोलन का जो अंतिम युग था वो कब समाप्त हुआ? 1939 से चलकर 15 अगस्त 1947। स्वतंत्रता आंदोलन का आखिरी दौर 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के साथ इसका अंत हो गया। तो हमारा इस अंत, स्वतंत्रता जब हमारे पास आई तो हमारा विभाजन भी हुआ। उसी को समझना, कैसी राजनीति थी, स्मृति पटल पर लोगों के कब तक रहा ये विभाजन, और उनके अनुभव क्या क्या रहे। तो सबसे पहले इसी कड़ी में देखिए, प्रश्न आता है कि ब्रिटिश संसद ने भारत छोड़ने की घोषणा कब की? 20 फरवरी 1947। कब की? 20 फरवरी 1947 को, कि हम भारत छोड़ देंगे। कब तक छोड़ देंगे? जून 1948 तक छोड़ देंगे। लेकिन भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो अगली घोषणा होती है 3 जून 1947 को। किसकी तरफ से? लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से, कि हम 15 अगस्त 1947 तक भारत छोड़ देंगे। तो ये 2 घोषणा थी, बारंबार बोर्ड एग्जाम में आती हैं, कि ब्रिटिश संसद ने भारत छोड़ने की घोषणा कब की? 20 फरवरी 1947। कब तक? जून 1948। लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा 3 जून 1947। कब तक भारत छोड़ देंगे? 15 अगस्त 1947। अब बात आती, किसी भी देश को जब आजाद किया जाता है, स्वतंत्र किया जाता है, तो एक अधिनियम पारित होता है, कानून पारित होता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम,
ध्यान से देखोगे बोर्ड में बार बार एग्जाम में आता है, चाहे ये एक एक नंबर में काउंट हो, चाहे ये 4 नंबर 5 नंबर में काउंट हो। आप ध्यान से सुनना। 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में पेश, 3 डेट है। 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में पेश, 11 जुलाई 1947 दोनों सदनों द्वारा इस विधेयक को पारित करना, 18 जुलाई 1947 नरेश द्वारा इसको मंजूरी, और ये क्या हो गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो। एक पुस्तक है लव इज स्ट्रेंगर देन हेट, ए रिमेंबर ऑफ 1947। लव इज स्ट्रेंगर देन हेट, ए रिमेंबर्स ऑफ 1947 किसकी है, डॉक्टर खुशदेव सिंह। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में। इसका नाम क्रिप्स मिशन कैसे पड़ा, तो इसको लेकर के आए थे स्टीफर्ड क्रिप्स, इसलिए क्रिप्स मिशन। ये भारत आया 1942 में, कुछ सुझावों के साथ आया था, तो गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया और इस मिशन को, इसके सुझावों को क्या करार दिया, पोस्ट डेटेड चेक। अब बात आती है फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, कब की, 1938 में। बोस ने भारत कब छोड़ा, 1941 में। आजाद हिंद फौज के संस्थापक का नाम बताइए, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया, 1943 में। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां पर हुई, सिंगापुर में। बोर्ड एग्जाम में बार बार आ रहे हैं प्रश्न। अंतरिम प्रधानमंत्री भारत का कौन बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब बना, 1946। भारतीय साम्य दल के सूत्रधार कौन थे, बार बार आते हैं बोर्ड एग्जाम में, MN राय। सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 कौन मना रही थी, मुस्लिम लीग। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने लिया, रहमत अली, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था, 1933 से 35 में। लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का कब हुआ, 23 मार्च 1940। इसी लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में। कैबिनेट मिशन नाम इसलिए दिया गया कि इसमें 3 कैबिनेट के मंत्री शामिल थे। कौन कौन, स्टीफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस। ये तीनों व्यक्ति इसमें शामिल थे, कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन 1940। अब बात आती है कि 1945-46 में पंजाब में कौन सी पार्टी सत्ता में थी, तो नाम है उसका यूनियनिस्ट पार्टी। उसके मुख्यमंत्री कौन थे, खिजर हयात खान। मुस्लिम लीग स्थापना 1906 में, कहां पर, ढाका में। संस्थापक का नाम सलीमुल्लाह खान। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, 1915 में। लखनऊ समझौता 1916 किस किस के बीच हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। 1937 के जो आम चुनाव हुए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार 1937 के जो आम चुनाव हुए, 11 प्रांतों में से 7 में कांग्रेस ने सरकार बनाई। यूनियनिस्ट पार्टी जो यहाँ पर हमने पंजाब में सत्ता में दिखाई थी, इसका दौर कब से कब तक था पार्टी का, 1923 से 47 तक। संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। सबसे पहला नाम जब संविधान आया है तो संविधान क्या होता है, वो नीति, वो नियम जिनके तहत देश का शासन चलाया जाता है। तो इसकी सबसे पहली मांग करने वाली संस्था का नाम बताइए, कांग्रेस। भारत में जो संविधान सभा बनी वो उसका गठन किसके आधार पर किया गया, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर। संविधान सभा जब बनाई गई 1946 में, तो इसमें कितने मेंबर थे, कितने सदस्य थे, 389। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। कई बार आ जाता है संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई,
तो कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को। जब भी कोई बैठक होती है तो किसी की अध्यक्षता में होती है। यहाँ पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष ने की। वो अस्थायी अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 वाले में अस्थायी बनाए गए। जल्द ही दूसरी बैठक बुलाई गई संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, और यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने थे। भारत की आज़ादी के वक्त संविधान सभा के सदस्य कितने थे? जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए तो इसकी पूछ रहा है। ये जो 389 मेंबर थे, ये यहाँ पर कितने रह गए? 308। क्यों? 81 कहाँ पर चले गए? पाकिस्तान में। अक्टूबर 1947 आते आते इनकी सदस्य संख्या कितनी रह गई? 299। अब बात आती है संविधान निर्माण प्रक्रिया में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पेश किसने की? बारंबार बोर्ड एग्जाम में आया है। जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए। कब पेश किए? 13 दिसंबर 1946 को। और पारित कब हुए ये उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव? 22 जनवरी 1950। संविधान के तहत पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। संविधान प्रोसेस में एक प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947। किसकी अध्यक्षता में बनी थी? भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में। संविधान का पुस्तक के रूप में प्रकाशन 1948 में। चर्चा के लिए भारतीयों को समय दिया गया 8 महीने का। इसमें संशोधन कितने प्रस्तुत हुए? 7635। और पूरा संविधान बनाने में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। मूल संविधान में धाराएं कितनी थी? 395। भाग कितने थे? 22। अनुसूचियां कितनी थी? 8। ये प्रश्न आता है कि मूल संविधान में कितनी धाराएं थी, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी। अब संशोधन के बाद भारतीय संविधान में 448 धाराएं, 25 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल। इस हमारा जो संविधान निर्माण चल रहा था, इस पर 26 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके हस्ताक्षर हो चुके थे, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950। लागू इसलिए किया गया था कि 26 जनवरी का अपना एक अलग महत्व है। हमने पिछली यूनिट में लाहौर अधिवेशन पढ़ा था, जिसमें अर्धरात्रि का समय था। 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के तट पर 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। नेतृत्व युवा हाथों जवाहरलाल नेहरू के। दूसरा था पूर्ण स्वराज्य का पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ, और आने वाली जो 26 जनवरी थी उसको स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो पहला स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया 26 जनवरी 1930 को। तो 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1947 तक इस 26 जनवरी को हम आज़ादी दिवस के रूप में मनाते रहे। लेकिन इत्तेफाक से हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को। इसलिए 26 जनवरी का महत्व रखने के लिए जब इस डेट को संविधान बन के तैयार हो गया था, तो लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। धारा 356 गवर्नर की सलाह पर केंद्र सरकार राज्य के शासन अधिकार अपने हाथ में ले सकती है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946। ध्यान दें, बारंबार बोर्ड एग्जाम में आए। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार की अंतिम बैठक 16 जुलाई 1947। बार बार बोर्ड एग्जाम में। संविधान का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950। इसमें लगभग 11 अधिवेशन हुए, 165 बैठकें हुई। विषयों का विभाजन भी किया गया है संविधान में। 3 विषय बनाए गए हैं। केंद्रीय सूची, केंद्र स्तर पर मामले रखे गए मूल संविधान में 97। राज्य सूची में उस समय रखे गए थे 66, समवर्ती सूची में 47। केंद्रीय जो सूची है, इसमें जो विषय रखे गए, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है।
इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, इस पर दोनों कानून बना सकती हैं। अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाए तो केंद्र सरकार वाला कानून समवर्ती सूची में माना जाता है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि है। कुल भारतीय संविधान में कुल भाषाओं को मान्यता है 22 को। कई बार प्रश्न आता है कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 को। हिंदी को छोड़कर कितनी है? 21। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बारंबार बोर्ड एग्जाम में आता है प्रश्न, BN राव। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से।